अच्छा बेटा, बेटा मेरा जो टॉपिक था वो कहाँ पे रुका था? क्या कहते हैं, लैरिंग्स पे रुका था। लास्ट जो मैंने रोका था वो किस पे रुका था? लैरिंग्स पे रुका था। ट्रैकिया से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही है। अब ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया क्या होता है बेटा? ये जो यहाँ पर ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे ये जो आपको पाइप दिख रहा है दैट इज ट्रैकिया। सही है ना? तो बेटा यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिया को हम लोग वाइन पाइप या विंड पाइप भी कहते हैं, हवा वाला पाइप जहां से हवा गुजरेगी। तो यहाँ पे ट्रैकिया में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ट्रैकिया में यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है अ वाइन पाइप, हवा वाला पाइप या हवा का पाइप। सही है ना? डेट कैरीज एयर फ्रॉम लैरिंग्स, जो कि हवा को कैरी करता है। दैट कैरीज एयर, जो कि एयर को कैरी करता है, हवा को कैरी करता है, हवा को लाता है फ्रॉम लैरिंग्स। लैरिंग से कहाँ पे लेके जाता है बेटा? ब्रोंकाई तक लेके जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये जो वाइन पाइप है, ये वाला, ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे ये जो पाइप है इसे हम लोग वाइन पाइप कहते हैं, हवा का पाइप कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया करता क्या है? ट्रैकिया ये करता है कि लैरिंग से हवा को कैरी करता है और कहाँ पे लेकर आता है? ब्रोंकाई में। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ वाइन पाइप, हवा का पाइप या हवा वाला पाइप दैट कैरीज, जो कि कैरी करता है। किसको कैरी करता है? एयर को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? फ्रॉम लैरिंग्स। लैरिंग से कैरी करके कहां पे लेके जा रहे हैं? ब्रोंकाई। लैरिंग से कैरी करके कहां पे लेके जा रहे हैं? ब्रोंकाई। लैरिंग से कैरी करके कहां पे लेके जा रहे हैं? ब्रोंकाई पे लेके जा रहे हैं। इस वाइन पाइप को, इस हवा के पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया। यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अगला जो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट हैज सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वाइन पाइप या विंड पाइप है, बेटा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से आपको कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगी, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। इनका शेप कैसा होता है? सी शेप होता है, इस तरीके से। जिस तरीके से सी नहीं होता, जिस तरीके से सी होता है, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। पूरी इस तरीके से रिंग नहीं होती, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होगी। तो यहाँ पर ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट हैज सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकिया के पास क्या होती है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो कि इसको प्रिवेंट करता है, बचाता है किस चीज से? कोलैप्स होने से। कोलैप्स का मतलब क्या है? बंद हो जाना। जैसे कि अब आप खुद सोचो, जब मैंने हवा अंदर ली, सही है ना, तो ये ट्रैकिया, जब हवा, जिस तरीके से बैलून के अंदर हवा जाती है तो बैलून क्या हो जाता है? फूल जाता है। जब ट्रैकिया के अंदर हवा जाएगी तो ट्रैकिया ये रहा, ट्रैकिया के अंदर हवा जा रही है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर हवा जा रही है सुकून से। सही है ना? तो एयर का प्रेशर होता है, एयर का जो होता है, जिस तरीके से बलून के अंदर हम लोग हवा भरते हैं, तो बलून के अंदर हवा जब एंटर होती है तो उस हवा का प्रेशर की वजह से बलून क्या हो जाता है? फूल जाता है। सही। उसी तरीके से जब मैं सांस लूंगा तो सांस कहाँ पे जा रही होगी? लैरिंग से ट्रैकिया में आ रही होगी, तो ट्रैकिया हवा के प्रेशर की वजह से क्या रहेगा? ओपन रहेगा। सही है। लेकिन जब मैं एयर को एक्सेल करूंगा, जब मैं एयर को एक्सेल करूंगा तो एयर कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। सही है ना? ये लंग से होते हुए हवा कहाँ आ रही है? ट्रैकिया से होते हुए बाहर की तरफ आ रही है। जब ये हवा बाहर की तरफ आएगी तो हवा का प्रेशर क्या होगा? कम। और हवा के प्रेशर कम होने की वजह से ये ट्रैकिया क्या कर सकता है? कोलैप्स कर सकता है। ट्रैकिया क्या कर सकता है? कोलैप्स। इस ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाने के लिए कुदरत ने ट्रैकिया के पास क्या रखी? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, कि हवा बाहर आए तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। सी शेप कार्टिलेज क्या करके रखती है? इसको होल्ड करके रखती है। इसके अलावा कभी कभार हम लोग क्या करते हैं भाई? अपनी नेक को ऐसे बैंड कर लेते हैं। जब नेक को ऐसे बैंड कर लेते हैं या इस तरीके से बैंड कर लेते हैं, तो ये ट्रैकिया क्या होगा? जिस तरीके से पाइप होता है, जब पानी का पाइप, पानी के पाइप को जब आप बैंड कर देते हो तो पानी का फ्लो क्या होता है? रुक जाता है। उसी तरीके से जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जब बैंड होगा तो ट्रैकिया बैंड होने के बाद हवा का जो रास्ता है वो क्या हो सकता है? रुक सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्टिलेजिनस रिंग है, यहाँ पर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और बैंडिंग के बाद भी ट्रैकिया इस तरीके से ओपन रहता है कि यहाँ से हवा इजिली इन एंड आउट हो सकती है। तो ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप, वाइन पाइप पे हवा का पाइप है, जो कि कैरी कर रहा है हवा को लैरिंग से कहां पे लेके जा रहे हैं? ब्रोंकाई तक। लैरिंग से कहां पे लेके जा रहे हैं?
ब्रोंकाई तक। और इसके पास क्या पाई जाती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि इसको प्रिवेंट करती है किससे, कोलैप्सिंग से, इसको कोलैप्स होने से बचाती है, सही है ना, इसको बंद होने से बचाती है। अब ये ट्रैकिया के नीचे आपको क्या दिख रहा है, ब्रोंकाई, सही है ना, ट्रैकिया नीचे की तरफ आता है, ट्रैकिया एक वाइन पाइप है जो कि नीचे की तरफ आगे दो पाइपलाइन या दो डक्ट्स के अंदर आपको क्या होते हुए नजर आ रहा है, डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है, और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया नीचे की तरफ आया, इन दो पाइपलाइन, इन दो डक्ट्स, इन दो एयरवे के अंदर क्या हो गया, बाइफरकेट, या बाइफरकेट को हम लोग आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, डिवाइड, डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों डक्ट्स को मैं क्या कहूंगा, ब्रोंकाई, और वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ट्रैकिया जो कि वाइन पाइप था, विंड पाइप था, बाइफरकेट हो गया, डिवाइड हो गया इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स, दो स्मॉलर डक्ट्स में डिवाइड हो गया, विच इंटर्स इनटू द लंग्स। और बेटा ये देखो, ये जो ब्रोंकाई है वो इंटर हो गई है किसके अंदर, लंग्स के अंदर इंटर हो गई है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। मैं ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ब्रोंक्यूल्स में क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलर एयरवेज, सही है ना, ये आपको पता है, ये ब्रोंकाई, और ये भी आपको पता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस इंटर हुआ राइट लंग के अंदर, और इंटर होने के बाद डिवाइड कर गया स्मॉलर डक्ट्स में या स्मॉलर एयरवेज में। अब ये क्या, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में इंटर होने के बाद डिवाइड कर गया स्मॉलर डक्ट्स के अंदर या फिर स्मॉलर एयरवेज के अंदर, और इन स्मॉलर एयरवेज को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, ब्रोंक्यूल। इन स्मॉलर एयरवेज को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, ब्रोंक्यूल। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रोंक्यूल के अंदर द स्मॉलर एयरवेज, जो स्मॉलर एयरवेज होती हैं, स्मॉलर डक्ट्स होती हैं, डेट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ब्रोंकाई, जो कि बनी है किससे, ब्रोंकाई से बनी है, दैट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ब्रोंकाई, जो कि ब्रोंकाई के डिवाइड होने से बनी है, जो कि ब्रोंकाई की ब्रांचेस है, ब्रोंकाई से बनी है, इन द लंग्स, कहाँ पे बनी है, ये लंग्स के अंदर। ये बेटा ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये जो स्मॉलर एयरवेज हैं, स्मॉलर डक्ट्स हैं, सही है ना, ये कहाँ पे बनी है, लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई इंटर हुआ लंग्स के अंदर, और इसने ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो गया और क्या बन गया, ब्रोंक्यूल। बेटा इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ये ब्रोंक्यूल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ब्रोंक्यूल नजर आ रहे हैं, यस सर नजर आ रहे हैं। अब बेटा हर ब्रोंक्यूल के साथ आपको ये बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच नजर आ रहा होगा, हर ब्रोंक्यूल के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है एल्वियोलाई के अंदर, आर टाइनी एयर सैक, टाइनी का मतलब छोटे छोटे, एयर सैक मतलब हवा से भरा हुआ गुब्बारा, सही है। अ टाइनी एयर सैक एक छोटा हवा से भरा हुआ गुब्बारा प्रेजेंट, जो कि मौजूद है एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के एंड पर एक छोटा सा हवा से भरा हुआ गुब्बारा या एयर सैक जो है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। जबकि जो एल्वियोलाई है बेटा वो कौन सा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी बगैर माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आएगा। तो बेटा एल्वियोलाई क्या है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आम आंख से नजर नहीं आएगा, किससे नजर आएगा, माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। ओके जी, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या क्या कहते हैं, ऐसी बनावट है जो कि किससे नजर आएगी हमें, इंस्ट्रूमेंट, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से नजर आएगी, माइक्रोस्कोप से। और बनी किससे, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, किससे मिलकर बनी है, सिर्फ सेल की सिंगल लेयर से मिलकर बनी है। अब सेल की सिंगल लेयर से बने होने की क्या खास बात है, ये आपको आगे समझ आ जाएगी। इट इंक्लोजेस बाय कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा जी, जो एल्वियोलाई होता है बेटा, एल्वियोलाई के अराउंड क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, इसको आसानी से समझाने के लिए मैं ट्रैकिया को रिमूव कर रहा हूं यहाँ से। बेटा ये क्या है, एल्वियोलाई, ये ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल आगे आके किस में कन्वर्ट होता है, ब्रोंक्यूल के एट द एंड पर बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, अटैच होता है, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने। यहाँ पर सेल्स की सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी। यहाँ पे सेल की कौन सी लेयर होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर, डबल लेयर नहीं होगी। सही है, अब मैं सारी ड्रॉ नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे। ओके जी, ये सेल की सिंगल लेयर से मिलकर बने, और एल्वियोलाई के अराउंड क्या मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज। वेरी गुड। अच्छा जी, यहां तक तो बात समझ आ गई। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे कॉल्ड नहीं लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। इसको हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई
बेटा इस एल्विलाई को हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कह रहे हैं। अब भाई इसको रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एल्विलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस, इसको रेस्पिरेटरी सरफेस इसीलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि किस चीज में इन्वॉल्व है, गैसेस को एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया था ना, जो हवा है वो कहाँ, जैसे कि मैंने हवा को इनहेल किया, तो हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हुए नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ पे आ गई, एल्विलाई में। बात समझ आ गई। एल्विलाई जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्रोंक्यूल के एंड पर पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई इस लाइन में। दूसरी लाइन में बात क्या लिखी हुई थी, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल सेल की लेयर से मिलकर बना है। ये भी बात समझ हो गई। यहाँ पे मैंने सिंगल सेल की लेयर ड्रॉ भी कर दी। ओके जी। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये इनक्लोज होता है ब्लड कैपिलरी से। ये एल्विलाई, एल्विलाई के अराउंड मैंने यहाँ पे ब्लड कैपिलरी भी ड्रॉ कर दी, तो आपको यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। इस एल्विलाई को हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और इसको रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है गैसेस को एक्सचेंज करने में, सही ना। अब यहाँ पर गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। गैसेस का एक्सचेंज किस किस के दरमियान हो रहा है, बिटवीन एयर और ब्लड। अच्छा, मेरा आप लोग से सवाल है कि ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या पाया जाएगा, भाई ब्लड कैपिलरी के अंदर तो ब्लड ही होगा ना। तो भाई ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड है, सही है। और ब्लड के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है ना। मैंने हवा को इनहेल किया, तो हवा इस पूरे पाथ से होते हुए बेटा कहां पर मौजूद है, एल्विलाई में मौजूद है। एल्विलाई में इस वक्त क्या मौजूद है भाई, एल्विलाई में इस वक्त मौजूद है ऑक्सीजन। एल्विलाई में इस वक्त क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। एल्विलाई में इस वक्त क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। वेरी गुड। अच्छा जी, बेटा आप लोग ने 9 क्लास में पढ़ा होगा डिफ्यूजन, सही है ना। जो गैसेस डिफ्यूज होती हैं, डिफ्यूजन का मतलब आपको पता होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एल्विलाई है, एल्विलाई के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इन ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन एल्विलाई में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द ब्लड कैपिलरीज। यहां तक बात समझ आ गई, वेरी गुड। ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई के अंदर ज्यादा है, ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर क्या है, ज्यादा है, और ब्लड कैपिलरी में कम है। जबकि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी के अंदर ज्यादा है और एल्विलाई के अंदर क्या है, कम है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स होगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ये इजीली क्या कर जाएगी, ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज होके कहां पे आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर। यानी ब्लड कैपिलरी के अंदर अब क्या आने लगी, ऑक्सीजन। ब्लड कैपिलरी के अंदर अब क्या आने लगी है, ऑक्सीजन। ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड कैपिलरी के अंदर ज्यादा अमाउंट है एज कंपेरिजन टू दी एल्विलाई। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट वाली जगह से कम अमाउंट वाली जगह तक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से कहां पे आएगी, एल्विलाई। ब्लड कैपिलरी से कहां पे आ जाएगी, एल्विलाई के अंदर। तो क्या हो गया, इस तरीके से गैसेस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और बेटा याद रखना, चीजों को एक्सचेंज करवाने के लिए बेटा सिंगल लेयर का होना लाजमी है। अगर 2 या 3 लेयर या 4 लेयर होंगी तो बेटा चीजों का क्रॉस होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुदरत ने जो है एल्विलाई को सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनाया है, ताकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज क्या हो, आसान हो। ओके जी। अच्छा, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं सर, क्या ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है, जी बेटा ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है, क्योंकि ये भी एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। एल्विलाई भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है और ब्लड कैपिलरी भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ताकि यहाँ से चीजें क्या हो, आसानी से एक्सचेंज हो। अगर 2 लेयर होती, 3 लेयर होती, 4 लेयर होती तो एक्सचेंज होने में क्या हो जाती, डिफिकल्टी हो जाती। बात समझ आ गई, ओके। तो आपसे कोई भी पूछता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस लेवल पर होता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए एल्विलाई के लेवल पर होता है। और एल्विलाई को हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं,
रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। एल्विलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपने जो भी हवा को इनहेल किया तो वो सारी हवा कहाँ गई? एल्विलाई। और एल्विलाई के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, और ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, तो ऑक्सीजन आसानी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, चले जाएगी एल्वेलाई से कहां पे? ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी अमाउंट ज्यादा है, यानी हायर कंसंट्रेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी यानी हायर कंसंट्रेशन से कहां पर आ जाएगी? एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन पर आ जाएगी। तो यहां पर ये गैसेस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। अब गैसेस का एक्सचेंज हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे मौजूद है? एल्वेलाई में मौजूद है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से कहां पे आएगी? ब्रोंक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एल्विलाई से कहां पे आएगी? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल से कहां आएगी? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहां आएगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहां आएगी? लैरिंग्स। लैरिंग्स से ग्लॉटिस। ग्लॉटिस से फेरिंग्स। फेरिंग्स से इंटरनल नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बाहर। हवा सारी कहां जा रही है? बाहर। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो एयर पैसेज वे था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक जो बचा है वो लंग्स का बचा है। जिस बच्चे को यहाँ तक नोट करना है बेटा वो यहाँ तक नोट कर ले।